बुंदेलखंड की धूल भरी धरती पर शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज की लालिमा पहाड़ों के पीछे छिपती जा रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा फैलता जा रहा था। ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ जानवरों के दूर से आती आवाजें तोड़ रही थी। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली के खंडहरों में एक अजीब सी हलचल थी। यह कोई आम हलचल नहीं थी, बल्कि डाकियों का घर था, जहां आज रात एक खास आयोजन हो रहा था, डाकियों की दावत। इस दावत का आयोजन हर साल एक खास मौके पर होता था, जब डाकियों का सरदार भैरव सिंह अपने गिरोह के साथियों को साल भर की लूट का हिसाब किताब और आने वाले नए अभियानों की योजना बताने के लिए बुलाता था। यह दावत सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि ताकत, धन और आतंक का प्रदर्शन भी होती थी। भैरव सिंह एक क्रूर और चालाक डाकू था। उसकी नज़र हमेशा बड़े शिकार पर होती थी, और आज की दावत में उसका इरादा था कि वह अपने गिरोह के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखे जिसे सुनकर सभी कौंक जाए। हवेली के खंडहरों के बीच लकड़ी के बड़े बड़े ढेर जलाए गए थे, जिनकी लौ आसमान तक उठ रही थी। चारों ओर झाड़ियों के पीछे बंदूकधारी डाकू पहरा दे रहे थे, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति दावत के पास भटक न सके। दावत में शामिल होने वाले डाकू एक एक कर अपने घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो किसी बड़े जश्न का इंतजार। हवेली के आंगन में एक लंबी मेज सजी थी, जिस पर कच्चा मांस, शराब की बोतलें और कई अन्य तरह की खाने पीने की चीजें रखी थीं। यह दावत साधारण नहीं थी। इसमें हर उस गांव और शहर से लाई गई चीजें थीं, जिन पर पिछले कुछ महीनों में डाकुओं ने हमला किया था। भैरव सिंह हवेली के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठा था। उसके हाथ में एक सुनहरी कटार थी, जो उसने हाल ही में एक रईस से छीनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वह अपने साथियों की ओर देख रहा था। आज की रात उसके लिए खास थी, क्योंकि आज वह एक नया खेल खेलने वाला था। जैसे ही रात गहराई और सभी डाकू अपने अपने स्थानों पर बैठ गए, भैरव सिंह खड़ा हुआ। उसने अपनी कटार को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, साथियों, आज की यह दावत सिर्फ साल भर की मेहनत का जश्न नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी योजना का पहला कदम है। डाकू चौंकान। उनकी नजरें भैरव सिंह पर टिक गई। हम सिर्फ गांवों को लूटते रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कुछ बड़ा करने का। हम अब बुंदेलखंड के सबसे बड़े राजमहल पर हमला करेंगे, भैरव सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। वहां की दौलत हमें वह नाम और ताकत दिलाएगी, जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। गिरोह के कुछ सदस्यों के चेहरों पर डर था, तो कुछ के चेहरे पर उत्साह। लेकिन भैरव सिंह का प्रभाव इतना था कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सका। भैरव सिंह ने अपनी योजना को विस्तार से समझाया। राजमहल तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक रास्ता था, जिसमें पहाड़ों और जंगलों का घेरा था। लेकिन उसने बताया कि कैसे वह और उसके साथी इस रास्ते से होकर आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि उसने महीनों तक इस क्षेत्र का अध्ययन किया था। हमारे पास 4 दिन हैं, भैरव सिंह ने कहा। इस बीच हमें अपने हथियार तैयार रखने होंगे और गांव के कुछ अंदरूनी लोगों को अपने पक्ष में करना होगा। जैसे जैसे रात बीत रही थी, डाकू शराब और मांस का आनंद ले रहे थे। हंसी ठाके और शोर गूंज रहा था। लेकिन इसी बीच एक साये ने हवेली के बाहर हलचल पैदा की। पहरेदारों ने उस अनजान व्यक्ति को पकड़ लिया और भैरव सिंह के सामने लाए। यह आदमी गांव का एक व्यापारी था, जो गलती से इस रास्ते पर आ गया था। उसने भैरव सिंह से रेहम की भीख मांगी, लेकिन भैरव सिंह ने सिर्फ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुमने हमारी दावत खराब की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। इसके बाद जो हुआ वह इतना भयानक था कि हर डाकू के चेहरे पर भय की छाया फैल गई। भैरव सिंह ने व्यापारी को सजा देने का तरीका चुना, जो डाकियों के बीच उसकी सत्ता और क्रूरता को और मजबूत कर गए। रात के अंत में दावत समाप्त हो गई, लेकिन इस दावत के बाद शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने डाकियों की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिए। भैरव सिंह की योजना के अनुसार डाकू अब छोटे छोटे गांवों को छोड़कर बड़े बड़े किलों और राजमहलों पर धावा बोलने लगे। यह कहानी का एक छोटा सा अंश था।